हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आरंभ सीरीज साइंस प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एमपी ईएसबी में चाहे आपके एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम हो, जेल प्रहरी हो, क्षेत्र रक्षक हो, एमपी टेट वर्ग 3 हो, ग्रुप डी हो, जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एक धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करेंगे और साइंस के डीप से डीप क्वेश्चनों को देखेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों पार्टों को हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यूटी में यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। तो इस धमाकेदार सेशन को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार चैलेंज को और स्टार्ट करते हैं आपकी आरंभ सीरीज के प्रैक्टिस सेट 2 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो जो कि आपके सामने है, H2O2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य करता है। जब H2O2 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाती है तो 2HCl बनता है, लेकिन इसमें जो H2O2 है किस फॉर्म के रूप में कार्य करता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका आम्ल के रूप में, बी है आपका ऑक्सीडेटिव के रूप में, सी है आपका अपचायक के रूप में और डी है आपका रिडॉक्स के रूप में। तो जो इसका राइट आंसर है वो अपचायक के रूप में है। इस रिएक्शन में जो H2O2 है आपका, वो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यह आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। यहाँ पर आपका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन है आपका डेसिबल, बी है आपका माइक्रोवाट, सी है आपका वोल्ट, डी है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका वोल्ट। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक आपका पूछा जा रहा है। ध्वनि की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो के पार्ट्स के क्लासिफिकेशन से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि मानव और तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है। जो ह्यूमन है और तिलचट्टा है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सर्वाहारी। जो मानव होता है और तिलचट्टे होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में आते हैं उन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो मानव और तिलचट्टा सर्वाहारी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पत्तियों के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं। जो पत्तियों का हरा चपटा भाग आप ऊपर का होता है उसको क्या कहा जाता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका पटल, बी है आपका लता, सी है आपका जड़, डी है आपका कोई नहीं। तो जो पत्तियों का हरा चपटा भाग होता है उसे हम पटल कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जूल बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, बी है आपका 1 वाट प्लस 1 मीटर, सी है आपका 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, डी है आपका 1 पास्कल इंटू 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है आप बताइए। इसका राइट आंसर है आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर होता है आपका 1 जूल। ठीक है, इससे क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी इकाइयाँ हैं, जूल हो गया, न्यूटन की इकाइयाँ हो गई, दाब की हो गई, इनको आप अवश्य जरूर पढ़ के जाएँ। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जब वेग में की रेट में चेंज होता है, अर्थात वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको क्या कहा जाता है। बल, सेकंड ऑप्शन है आपका गति, थर्ड ऑप्शन है आपका आवेग और चौथा ऑप्शन है आपका त्वरण। तो आप इसका राइट आंसर आपका है डी, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य बल और विस्थापन का गुणात्मक होता है। कैसा होता है, सदिश अदिश दोनों। कार्य बल और विस्थापन का एक गुणनफल होता है, लेकिन कैसा गुणनफल होता है। सदिश होता है, अदिश होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर है सदिश। कार्य जो होता है बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल होता है, सदिश गुणात्मक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं, बर्फ का घनत्व होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। तो आपका जो ऑप्शन है ए है 900 किलोग्राम एम क्यू, बी है आपका 600, सी है आपका 1200, डी है आपका 1500। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि जो बर्फ का घनत्व होता है आपका वो होता है 900। एक सेकंड, यहाँ पर जो बर्फ का घनत्व होता है वो आपका 900 किलोग्राम पर एम क्यू होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अणु में एकल बंध है। ये आपको अणु दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि जो है वो कौन सा अणु है जिसमें एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो CH4, बी है आपका CO2, सी है आपका O2, डी है आपका N2। तो इसका राइट आंसर आप हमें
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेक्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट करें, जहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, यह आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कल जो हम प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे उसमें आपका आंसर मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। 1 AMU बराबर होता है, किसके बराबर होता है? जो 1 AMU होता है वो कितने के बराबर होता है? ए ऑप्शन है आपका 1.4896, बी ऑप्शन है आपका 1.3400, सी ऑप्शन है आपका 1.4736, डी ऑप्शन है आपका 14967। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 1.4896 के बराबर। 1 AMU 14896 के बराबर होता है, यह कि यूनिट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ई का सिलिकॉन होता है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? ई का सिलिकॉन जाना जाता है, ए ऑप्शन है आपका सिलिकॉन के नाम से, बी है आपका गैलियम, सी है आपका जर्मेनियम, डी है आपका एल्यूमिनियम। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका जर्मेनियम। ई का सिलिकॉन को जर्मेनियम भी बोला जाता है। तो यह मिश्र धातुओं से संबंधित क्वेश्चन है, तो मिश्र धातुओं के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है। ई का सिलिकॉन को जर्मेनियम भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साउंड से है, जो कि पिछली बार में एप्टेक बेस्ड में साउंड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए अगर आप एग्जाम देने जाएँ तो साउंड को तो डेफिनेटली ही पढ़ के जाएँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, ए आपका 20,000 हर्ट्ज, बी आपका 40,000 हर्ट्ज, सी आपका 50,000 हर्ट्ज, डी आपका 80,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NH4+ में N की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? जो NH4+ होता है उसकी वहाँ पे अगर हम N की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या होती है? ए ऑप्शन -3, बी ऑप्शन +3, सी ऑप्शन +9, डी ऑप्शन -9। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका -3। NH4+ में अगर हम N की ऑक्सीडेशन संख्या की बात करें तो वो आपकी -3 होती है। तो ऑक्सीडेशन क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आप जरूर पढ़ के जाए, हर एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के जरूर जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? जो ब्लड में प्लाज्मा होता है फाइनली उसका रंग कैसा होता है? तो ए है आपका हल्का पीला रंग का होता है, बी है लाल रंग का होता है, सी है आपका भूरा रंग का होता है, डी है आपका बैंगनी रंग का। तो फाइनली अगर हम प्लाज्मा का रंग देखते हैं तो वो हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली बार भी प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो भी पूछा गया है। प्लाज्मा में पानी का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है यह भी पूछा गया है। तो फाइनली आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर करके जाएँ। तो ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगों से कि छोटी माता का जो कारण होता है वो कौन सा वायरस होता है? जो छोटी माता चिकन पॉक्स होती है आपको वो किस वायरस के कारण होती है? पोलियो वायरस के कारण, वेरिसेला वायरस के कारण, विब्रियो वायरस के कारण या साल्मोनेला वायरस के कारण? तो फाइनली अगर हम इसमें बात करें तो छोटी माता या चिकन पॉक्स होती है वो वेरिसेला वायरस के कारण होती है। और इसमें छोटे छोटे दाने जो होते हैं फुंसी टाइप के वो हो जाती है, कुछ समय बाद में वो अपने ऑटोमेटिक सही हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एक डिसीज़ से संबंधित क्वेश्चन था। तो फाइनली ये सेशन के जो क्वेश्चन होते हैं आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आरएम सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट 2 था वो आपका ख़त्म है। कल हम प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे, इसी टाइम पे लेकर आएंगे। अगर आप कंटिन्यूटी में यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, इसकी आपका कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी साइंस की तैयारी को बहुत बेहतर करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कोई भी आपको पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आगे बढ़ाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपने वॉच किया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।